हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। देखिए आपका एविडेंस एक्ट में थोड़ा एविडेंस एक्ट चूंकि टेक्निकल है और कठिन भी है और शब्द भी एक एक महत्वपूर्ण है, इसीलिए थोड़ा समय भी लग रहा है पढ़ाने में। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 तक आप लोगों को बताया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका प्री में बन सकता है, आपका सेक्शन 12 बन सकता है। जब भी आप 12 पढ़ेंगे तो दो सेक्शन और जरूर पढ़िएगा, एक 55 और एक 140। पहले क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए शुरुआती दौर में, और तब आपका बेयर एक्ट देखा जाए और कुछ और बातें देखी जाए। देखिए, जहां तक सेक्शन 12 की बात है, आपका पहला जो क्वेश्चन, बैठिए भाई आराम से, किनारे हो गए। देखिए फिर एक बार देखिए आप सेक्शन 12 को जब भी पढ़िए, देखिए फिर एक बार आपको बता दिया जाए तब शुरू किया जाए। हमेशा ये देखने में आ रहा है कि पिछले एक दो वर्षों से जो मेरिट है वो अनुमान से ऊपर जा रही है। तो उसके लिए पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करिए, और एक एक कंपटीशन के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं एक एक सेक्शन की, उस पर गौर फरमाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि ये सेक्शन तो फालतू है, ये सेक्शन छोड़ दिया जाए, तो वर्तमान समय में मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, जितने फालतू सेक्शन हैं ज़्यादातर वहीं से वर्तमान में कुछ क्वेश्चन भी बन रहे हैं, और उनको हर हाल में आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन 12 है, जल्दी क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन वर्तमान समय का जो व्यू चल रहा है उस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेक्शन 12 की पूरक धारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन आपका 55। पहला क्वेश्चन। अब सेक्शन 12 में है क्या और 55 में है क्या, ये जानना है, और तत्पश्चात इसी से सेक्शन को रिलेट करके आपका पढ़ना है आपका 140। तो देखिए सेक्शन 12 हम बताते हैं। सेक्शन 12 ये बताता है कि जिन वादों में, जिन सूटों में डैमेजेज या नुकसानी की रकम अवधारित करनी है, अर्थात किसी पार्टी को डैमेजेज की कितनी रकम या कितना मूल्य या धन दिया जाए, अगर ये निर्धारित करना हो, डिटरमाइंड करना हो, यानी कि ये आपका निश्चित करना हो, तो सेक्शन 12 एक लाइन बताता है कि ऐसे आल फैक्ट, यानी कि ऐसे सभी तथ्यों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है जो न्यायालय को नुकसानी अवधारित करने में योग्य बनाते हों या समर्थ बनाते हों। फिर एक बार देखिए इसको। अर्थात सेक्शन 12 उन सभी बातों को रेलेवेंट या सुसंगत बनाता है जो न्यायालय को समर्थ या योग्य बना सकते हैं, क्या निर्धारित करने के लिए नुकसानी की मात्रा या नुकसानी की रकम। तमाम मुकदमे ऐसे होते हैं जहां की
नुकसानी की रकम प्राप्त करने के लिए मुकदमे किए जाते हैं। नुकसानी की रकम आपका पक्षकारों की आर्थिक और सामाजिक हैसियत के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि अगर किसी पक्षकार की सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस ऊंचा है तो उस पर ज़्यादा प्रतिकर देने के लिए कहा जाता है, और कम है तो कितना कम। अब वो जो सामाजिक और आर्थिक स्टेटस हैं उनका साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है सभी का, कि हजूर इनका स्टेटस नीचे है या इनका स्टेटस लो है या इनका स्टेटस क्या है, हाई। नुकसानी के वादों में सबसे पहले डिसाइड ये किया जाता है कि क्या कोई पक्षकार नुकसानी के लिए योग्य है कि नहीं, क्या मिलनी चाहिए कि नहीं। और जब ये निर्धारित हो गया कि हाँ इन्हें नुकसानी मिलनी चाहिए, तब दूसरा पॉइंट ये आता है कि कितनी मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि जो ये कितना शब्द है, कि किसी पार्टी को कितना नुकसानी मिलनी चाहिए, इस बात को निर्धारित करने के लिए ऑल फैक्ट्स यानी कि सभी तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। अब नुकसानी की रकम निर्धारित कराइए और 2-3 उदाहरण देखिए। आपका एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि संविदा भंग में नुकसानी की रकम। इसके लिए हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 देखेंगे, फिर 74 देखेंगे, और कौन सी धारा, फिर 75। फिर आपका अपमान लेख हो गया, यानी कि डिफेमेशन हो गया, डिफमेशन यानी कि मान हानि हो गई। दूसरा कौन हो गया आपका, मान हानि। इसमें भी आपका क्या वसूल सकते हैं, मुआवजा। इसके बाद आपका टाट हो गया, जितने अपकृत्य हैं यानी कि जितने टाट हैं उसमें मुख्य जो रेमडी होती हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होता है, यानी कि अपरिनिर्धारित नुकसानी। तो पहला पॉइंट ये निर्धारित किया जाएगा कोर्ट द्वारा कि क्या कोई पक्षकार डैमेजेज या कंपसेशन पाने का हकदार है, ये पहले डिसाइड होगा। फिर जब ये डिसाइड हो गया तो दूसरा डिसाइड ये करना पड़ेगा कि कितना। तो कितना के लिए ही सेक्शन 12 बना है, याद रखें कितना। तो पक्षकारों के किस पर निर्भर करेगा, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस पर। आइए कम से कम 2 उदाहरण सेक्शन 12 पर दिया जाए। पहला हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं। मान लीजिए ए बी से वादा करता है कि ए बी को प्रॉमिस देता है कि मैं तुम्हें 10 किलो गेहूं दूंगा, और ए अपने वादे से मुकर जाता है, यानी कि ब्रीच ऑफ आपका प्रॉमिस करता है। तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा को तोड़ा है। तो बी को हक है कि वह ए से कंपसेशन वसूल सके। तो पहला निर्णय ये होगा कि क्या ए कंपसेशन बी कंपसेशन का हकदार है कि नहीं। अब हकदार हैं तो कितना। तो सेक्शन 12 एविडेंस का कहता है कि जो ये कितना निर्धारित न्यायालय करने जा रहा है, इस निर्धारण में न्यायालय को योग्य बनाने के लिए सभी बातें क्या होंगी, साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं। ये आपका सेक्शन 12 बताता है। क्योंकि सेक्शन 12 का ही आपका पूरक धारा यानी कि सी से रीड विथ पढ़ना है सेक्शन 55। तो आखिर सेक्शन 55 में क्या है, ये एक लाइन देखना है। देखिए ध्यान से, ऐसा करेक्टर यानी कि ऐसा सील, ध्यान समझिए,
गवाह का सील नहीं, ये भी पूछा गया प्री में। किसका करेक्टर यहाँ देखा जाएगा? पक्षकारों का। अच्छे से इसको देखिए फिर एक बार। ऐसा सील यानी कि ऐसा करेक्टर, तो करेक्टर का मतलब पूछा जाता है तो सेक्शन 55 के एक्सप्लेशन में दिया गया करेक्टर का मतलब साधारण, ख्याति या स्वभाव। विशिष्ट नहीं, साधारण। ये यूपीएपीओ में आ चुका है। स्पेसिफिक नहीं बल्कि कैसा? जनरल। ये सतर्क रहना। देखिए आप, ऐसा करेक्टर जो नुकसानी की रकम को अप कर दे। अप कर दे का मतलब कि बढ़ा दे, या लो कर दे यानी कि घटा दे। यानी कि फिर एक बार अच्छे से देखिए, किसी पक्षकार का ऐसा सील जो नुकसानी की रकम को बढ़ा दे या नुकसानी की रकम को घटाए, वह करेक्टर भी सेक्शन 5 के तहत रेलेवेंट या सुसंगत बनाया गया है। इसीलिए सेक्शन 12 की पूरक धारा आपका 15 है। यानी कि सेक्शन 12 में नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए सभी बातें रेलेवेंट मानी गई हैं। तो सेक्शन 5 एक स्पेसिफिक प्रावधान करता है कि जो करेक्टर होगा, पक्षकार का सील होगा, जो नुकसानी को अप या डाउन करे, वह भी रेलेवेंट होगा। अब आइए आपका एक उदाहरण देखा जाए, राखी सावंत का ही उदाहरण देखा जाए। काफ़ी दिन हो गए कोई उदाहरण दिए हुए। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आपका ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास चल रहा है, इसलिए थोड़ा उदाहरण जो अच्छे अच्छे थे, रंगीन उदाहरण थे, उन पर रोक लगा दी गई है। ऑफलाइन क्लास में रोक नहीं मैं लगाता, लेकिन लाइव क्लास में थोड़ा मुझे भी सतर्कता बरतनी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक उदाहरण राखी सावंत का हम बताएं। राखी सावंत ऐसी लड़की हैं जो अपना स्वयंवर रचाई थी। स्वयंवर रचाकर विवाह नहीं की, यानी कि परवीक्षा या निगरानी पर पति को रखी और कहे कि 2 साल परवीक्षा पर रहना, निगरानी पर रहना, और अगर तुम निगरानी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाओगे तो लात मार कर घर से क्या करूंगी? भगा दूंगी, क्योंकि मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। आपका ये राखी सावंत ने कहा। तो राखी सावंत उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। वास्तव में भगा दी, क्योंकि लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया। 2 साल आपका पहले ही क्या किया गया। अब क्यों भगा दिया गया, अब ये कारण हम नहीं बता सकते। आप खुद जान सकते हैं कि आपका उतना अंदर हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है जानना। आगे देखिए, तो राखी सावंत ने क्या काम किया। तो दिग्विजय सिंह ने राखी सावंत पर कमेंट कसा, मैंने उल्टा सीधा बोला। तो राखी सावंत ने 50 करोड़ मुआवजे की मांग हेतु मुकदमा इन पर ठोका, मैंने किया। अब यहाँ आपका देखिए फिर एक बार सेक्शन 12 अप्लाई किया जाए। कितनी रकम राखी सावंत को मिलनी चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए सभी तथ्य क्या होंगे? सुसंगत। अब जो पक्षकारों का करेक्टर है, यानी कि राखी सावंत का जो करेक्टर है, क्या वह रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? कौन सी धारा कहती है? 55। यानी कि राखी सावंत का ऐसा करेक्टर जो रकम को क्या करे? बढ़ा दे या क्या करे? तो राखी सावंत जी कहेंगी कि मेरा करेक्टर हाई लेवल का है, पूरा 50 करोड़ मिले। और दिग्विजय सिंह कहेंगे कि इनका करेक्टर तो लो है, ये करेक्टर लेस हैं, 1 पैसा हम नहीं देंगे, जो मैं कहा था बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो अब आइए 140 चला जाए, 2 सेक्शन निकल गया। 140 भी प्री में काफी पूछा जाता है।
धारा 140 से ये बनता है कि जो विटनेस या जो साक्षी या जो गवाह करेक्टर का साक्ष्य देने आया है, सील का साक्ष्य देने आया है, तो क्या आपका एग्जामिनेशन इन चीफ या मुख्य परीक्षा करके निकल जाएगा? नहीं, उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि प्रति परीक्षा या जिरह होगी, फिर री एग्जामिनेशन हो सकेगा। यानी कि एक लाइन बस समझिए कि जो व्यक्ति करेक्टर का एविडेंस देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा और री एग्जामिनेशन भी होगा। ये नहीं कि मुख्य परीक्षा देकर भाग जाए, ये नहीं हो सकता। आपका भाग जाएगा तो उसका साक्ष्य का कोई महत्व नहीं होगा। इस प्रकार आपका सेक्शन 12, सेक्शन 55 और 140 समाप्त हुई। आगे देखिए आपका सेक्शन 13 देखा जाए। वर्तमान समय में जो भी कारण रहा हो, पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक स्टेट एक क्वेश्चन ये बना रहा है, चाहे वह बिहार हो, बिहार में बना था, चाहे वह झारखंड हो, चाहे वह यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे अब जो प्री में पूछा जा रहा है, मेंस में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन चूंकि क्लास आपका प्री कम मेंस चल रही है, तो आइए आपका सेक्शन 13 देखा जाए और पहले तो कोरिलेट करके चला जाए। सेक्शन 13 राइट और कस्टम या यूजेज को रेलेवेंट बनाती है। यानी कि जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 है वह अधिकार और रूढ़ि को सुसंगत बनाती है। अब जो सेक्शन 13 जब भी पढ़िए आपका देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं उसको थोड़ा हमें गौर करना है, गलत ना हो। यहाँ से गलती कंपटीशन से बिल्कुल बाहर कर देगी। जब भी आपका मॉडल हम बनाते हैं पहले सेक्शन को रिलेट कर लिया जाए। 13 पढ़िएगा, 13 के बाद आपका 32 का क्लाज 4 पढ़िएगा, फिर आपका 32 का क्लाज 7 पढ़िएगा, फिर आपका 48 पढ़िएगा, फिर आपका 49 पढ़ना पड़ेगा और फिर आपका सेक्शन 92 का प्रोविजो यानी कि परंतुक नंबर 5 पढ़ना है। एक बार फिर देखिए हम बता रहे हैं, जब भी सेक्शन 13 आप पढ़ेंगे तो इसी के साथ आपका कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है ये जरूर याद रखना। एविडेंस का आपका 13 पढ़ना है, 32 का क्लास 4 पढ़ना है, 32 का क्लास 7 पढ़ना है, 48 पढ़ना है, आपका 49 पढ़ना है और 92 का प्रोविजो नंबर 5 पढ़ना है। इसको पहला देखिए कैसे पहला मॉडल बनाया जाए। जो अन्य राज्यों में मॉडल बना है, चाहे उत्तराखंड या भी जो नया मॉडल कि अधिकार और रूढ़ि को यानी कि राइट एंड यूजेज को एविडेंस में किन किन सेक्शनों में रेलेवेंट बनाया गया है। और आपका बता दिया जाए, बिहार और झारखंड ने ऐसा फंसाया, ऐसा उलझाऊ दे दिया, 4 ऑप्शन दिए, किसी में इसमें से 3 धारा, किसी में 2 धारा, किसी में 4 धारा। तो सतर्क ये रहना है कि सभी धाराओं को एक जगह लिखकर याद कर लेना है और इसमें से जिस ऑप्शन में इसमें से ज़्यादा धाराएं मिलती हो उसी ऑप्शन को सही मारना है। कभी काल ये पूछता है कि 13, 32, 4, 32, 7 उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी। कभी काल 4-4 सेक्शन देता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ है जो इस समय पूछा जा रहा है।
दूसरा वे देखा जाए, अभी शुरू करने के पहले क्वेश्चन निकाला जाए। दूसरा आपका ये उत्तराखंड ने ये पूछा है कि सेक्शन 13 की पूरक धारा कौन है। देखिए आज आपका पूरक धारा भी हम बता देते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, पूरक सेक्शन कौन है। पूरक धारा से भी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और आपका सीपीसी में 2-3 याद रखिएगा, फिर सीआरपीसी में पूछा जा रहा है पूरक धाराएं। पूरक धाराओं का मतलब ये हुआ, फिर आपका एविडेंस एक्ट में हमें पूरक धारा देखनी है, साक्ष्य अधिनियम में देखनी है। पहले पूरक धारा आप समझिए, तब तीनों में कोरिलेट कर रहे हैं और तब आपका 13 से शुरू किया जाए। पूरक धारा का मतलब ये हुआ कि वह जो सेक्शन है वह दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है, और या कभी काल ये होता है कि वह सेक्शन पहले सेक्शन को फॉलो करने के लिए ही बना है या इसी की पूर्ति के लिए बना है, यानी कि इसका सप्लीमेंट्री है, ये हम कह सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है, उत्तराखंड और यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आया है कि सेक्शन 13 की पूरक धारा कौन है, या धारा 48 किसकी पूरक धारा है। तो 13 की पूरक धारा पूछे तो 48 मार्क कराइएगा, कौन सा 48। ये अगला क्वेश्चन याद रखना है, यानी कि सेक्शन 13 की पूरक धारा 48 है, 48 है। फिर आपका नया क्वेश्चन जो बन सकता है वह देखा जाए, और वह अभी तक बना नहीं है, वह आपका थोड़ा अंदर जाकर पूछ सकता है। आपका ये पूछ सकता है, जो अंदर जाकर पूछेगा, कि सेक्शन 13 के क्लाज ए की पूरक धारा, अलग से लिख लीजिए इसको भाई, इसको अलग से लिखिए। ये क्वेश्चन नया बन सकता है कि सेक्शन 13 के क्लाज ए की पूरक धारा कौन है, तो तुरंत आपका 32 का क्लाज 7 मारिएगा। फिर हम बता दें 32 का कौन सा खंड मार कर आएंगे, 7, यानी कि 32 का खंड 7 सबके लिए नहीं बना है, 13 के क्लास बी के लिए नहीं, किसके लिए, ए के लिए। ये अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अभी भाई देखिए आपका शुरू नहीं किया गया, अभी आपका क्वेश्चन निकाला जा रहा है, 2 मिनट और निकाला जाएगा अभी कोरिलेशन, और उसके बाद 13 हम शुरू करेंगे, ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन अगर आ जाए तो कभी आपका गलत न हो। अगला क्वेश्चन जो ये बना है आपका यूपी में उत्तराखंड में, कि सेक्शन 13 में किस प्रथा और रूढ़ि को रेलेवेंट बनाया गया है। दे देगा व्यक्तिगत, दे देगा आपका सामान्य, दे देगा पब्लिक प्रथा और रूढ़ि को, अंतिम दे देगा ऑल ऑफ देम, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 13 में सभी प्रकार के राइट और यूजेज को रेलेवेंट बनाया गया। इसको लिखिए, धारा 13 में सभी प्रकार के अधिकार और रूढ़ि को सुसंगत बनाया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत न हो किसी भी हाल में। इसी को लेकर आपका पूछा गया है, 48 से क्वेश्चन बना है, और यूपी जे और एपीओ दोनों में सौभाग्य से बना है कि सेक्शन 48 के तहत किस रूढ़ि और प्रथा को रेलेवेंट बनाया गया है। तो आपका जवाब रहेगा, व्यक्तिगत न मारकर आ जाइएगा, सामान्य या जनरल, पारिवारिक नहीं, केवल किसकी, जनरल। यानी कि
सेक्शन आपका 48 में केवल और केवल सामान्य प्रथा और रूढ़ि को सुसंगत बनाया गया, पारिवारिक नहीं, व्यक्तिगत नहीं। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान समझिए कि वाइड किसका स्कोप है, वाइड कौन सी धारा है, 13 हुआ कि 48 हुआ, तो किस में ज़्यादा अधिकार रूढ़ है, किस में कम है। तो 13 वाइड हुई और नैरो कौन हुई, 48। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 में सभी प्रकार के अधिकार रूढ़ आ जाते हैं, जबकि 48 में केवल कौन आते हैं, सामान्य। ये हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका बन जाए, जैसे कि आपका एक दो और को रिलेट करके देखिए भाई। आपका दो कोरिलेशन में अच्छा करता हूँ जो अभी बिहार जी के इंटरव्यू में भी पूछा गया। पहला ये पूछा गया कि आर्टिकल 226 संविधान के और आर्टिकल 32 में वाइड कौन है। तो वाइड यानी कि किसका क्षेत्र, किसकी विषय वस्तु ज़्यादा है। तो आप 32 ना मारिएगा, 226 मारिएगा, क्योंकि 226 के तहत फंडामेंटल राइट और अदर पर्पज के लिए उच्च न्यायालय में पेटिशन दायर की जा सकती है, जबकि 32 के तहत केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए। सेम क्वेश्चन आपका सीआरपीसी से भी कोरिलेट किया जाता है। दो तीन उदाहरण देखिए। अच्छा सीआरपीसी का सेक्शन 300 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का क्लाज 2 में वाइड कौन है, ये पूछा गया है। तो आपका जवाब रहेगा 300। क्यों 300 है? क्योंकि प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट दोनों मामलों में सेक्शन 300 का क्लाज 1 डिफेंस देगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर कन्विक्ट में तो देगा, लेकिन प्रायर एक्विट में, पूर्व दोष मुक्ति में नहीं देगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, फिर एक बार आइए, 2 आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 में वाइड कौन है, नैरो कौन है। तो याद रखें 299 क्या है, व्यापक, और सीमित कौन है, तो 300। अब क्यों है वो तो आगे बताया जाएगा। आइए अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, पूरक धारा, सप्लीमेंट्री सेक्शन। सप्लीमेंट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन आपका बनता है और एक जगह एकत्र कर लेना है। सबसे पहले हम सीपीसी का देखते हैं। सीपीसी में जरूर याद रखिएगा, देखिए सीपीसी अलग से लिख लीजिए भाई। सीपीसी में पूरक धारा कौन है, तो 22 की पूरक धारा 23 है, और फिर आपका 94 की पूरक धारा 95। इसको एक बार कवर कर लीजिए। सीपीसी में सेक्शन 22 की सप्लीमेंट्री सेक्शन आपका 23 है, और आपका 94 का सप्लीमेंट्री 95 है। यानी कि 23 केवल किसके लिए बना है, 22 के लिए, और 95 केवल किसके लिए बना है, पूरी सीपीसी के लिए नहीं, केवल किसके लिए, 94। आइए सीआरपीसी में देख लेते हैं। सीआरपीसी में भी पूछा जाता है, और सीआरपीसी में पूछा जाता है कि 95 की पूरक धारा कौन है। तो 95 की पूरक धारा है 96। यानी कि 96 के प्रावधान केवल किसके लिए काम करेंगे, 95 के लिए। ये हमने सीआरपीसी में बताया। तत्पश्चात जो क्वेश्चन बनता है वह आपका ज़्यादातर एविडेंस एक्ट में बनता है, और कम से कम एविडेंस तो अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि हर एक जगह काम करेगा। अब पूरक धारा देखिए,
एविडेंस की। कैसे पूछा जाता है, देखिए ध्यान से। 12 की पूरक धारा हमने कौन बताया, 55। अभी हमने बताया 13 की पूरक धारा, ये तो दो अभी बताया। इसके बाद आपका 91 की पूरक धारा कौन है, 92, ये पूछा जाता है। फिर एक जो नया इस समय क्वेश्चन बन रहा है कि 120 की पूरक धारा एविडेंस में, तो क्या मार्कर आएंगे, 122। 120 की पूरक धारा कौन है, 122। तो ठीक है, आपका भले एक दो छूट गया हो पूरक धारा में, लेकिन इतना तो याद रखिए आपका। फिर आगे बढ़ा जा भाई। देखिए आपका थर्ड, सबसे पहले आपका राइट और कस्टम को बताया जाए। देखिए अगर किसी मामले में जो डिस्प्यूट है या जो विवाद हैं, अगर वह राइट को लेकर हैं या कस्टम या यूजेज को लेकर हैं, तो ये सब जो धाराएं हैं उन अधिकारों और उन प्रथाओं या रूढ़ियों को न्यायालय में कैसे प्रूफ किया जाएगा, इस बात का ये धाराएं उल्लेख करती हैं। तो आप भी जानते हैं और पढ़ाया भी गया था आपका जूरिस्प्रूडेंस में, हिस्टोरिकल स्कूल और सोर्सेज ऑफ लॉ में आपका पढ़ाया भी जाएगा कस्टम, वहीं पढ़ाना ही है। यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल वाले ये बताते हैं कि जो ये आपका प्रथा और रूढ़ है वह ला होता है, और भारतीय कानूनों में तमाम जगहों पर कस्टम और यूजेज को ला माना गया है। तो कस्टम और यूजेज ये समाज के ट्रांजैक्शन होते हैं, समाज के कंडक्ट होते हैं, और उन समाज के कंडक्टों को कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसके स्पेशल नियम ही इन धाराओं में दिए गए हैं। अब आइए आपका पहले देख लिया जाए, क्योंकि सेक्शन 30 सभी धाराओं को और तब 13 भाई पढ़ाया जाएगा। यानी कि जितनी धाराएं हमने लिखी थी आपका सभी धाराओं को दो दो लाइन देखना है कि इसमें क्या क्या है। देखिए एक एक लाइन। सेक्शन 13 सभी प्रकार के अधिकार और रूढ़ को रेलेवेंट बनाता है, याद रखिएगा। सेक्शन 48 के तहत अधिकार या रूढ़ के बारे में जो ओपिनियन होता है, विचार होता है, राय होती है, वह रेलेवेंट बनाई गई है। लेकिन आपका एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं, जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है यानी कि अविशेषज्ञ की राय, और सभी प्रथाओं के बारे में नहीं, बल्कि केवल और केवल सामान्य या साधारण या जनरल प्रथा के बारे में राय, विचार। तत्पश्चात 32 का क्लास 4 हमें एक लाइन देखना है। यदि पब्लिक राइट, लोक अधिकार या पब्लिक यूजेज यानी कि लोक रूढ़ के बारे में किसी व्यक्ति ने अपनी विचार प्रकट किए हों और अब वह मर गया हो या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो या बहुत दूर चला गया हो, बुलाना अब संभव जल्दी नहीं है, तो उसके जो पुराने विचार थे उन विचारों को क्या किया जाएगा, साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है। लेकिन जिंदा है तो नहीं, कब, या तो मर गया हो, लेकिन जिंदा हो तो क्या हो, न्यायालय बहुत दूर निकल गया हो, या अब साक्ष्य देने में क्या है, असमर्थ, या जिंदा है लेकिन मिल नहीं सकता, तब। आइए 32 का क्लाज 7 देखा जाए। 32 का क्लाज 7 ये बताता है कि जो 13 के क्लाज ए में जो आपका संव्यवहार या ट्रांजैक्शन है,
अगर वह ट्रांजैक्शन या संव्यवहार या बातें किसी डीड या विलेख में लिखी गई हैं या किसी विल या वसीयत में लिखी गई हैं और जो व्यक्ति डीड लिखा था या आपका जो व्यक्ति वसीयत लिखा था अब वह मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि, तो उसकी जो डीड या विल में जो बातें लिखी गई हैं वह साक्ष्य में क्या होंगी, रेलेवेंट। अब आइए इसके बाद आपका 49 देखा जाए। 49 सेक्शन आपका बताता है कि अगर फैमिली की प्रथाओं को मने जानना है या जो धर्म की प्रथाएं हैं, चैरिटी की प्रथाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो किसी समूह या धार्मिक संगठन या धार्मिक संस्थान या खैराती संस्थान माने चैरिटी, आपका भी बिहार जे में पूछा भी गया था खैराती न्यास। खैराती न्यास यानी कि फ्री का चंदन और घासा रघुनंदन, यानी कि वही है खैराती न्यास, यानी कि पैसा नहीं लिया जाएगा और आपको फ्री में पानी पिला दिया जाएगा, भोजन करा दिया जाएगा, इसी को कहते हैं ट्रस्ट। आगे देखिए भाई आपका, तो जो समूह की प्रथाएं इत्यादि हैं वह 48 में रेलेवेंट बनाई गई हैं और अविशेषज्ञों की राय इस मामले में क्या होगी, रेलेवेंट। इसके बाद लास्ट में हमें देखना है सेक्शन 92 का प्रोविजो नंबर 5 देखना है। 92 का प्रोविजो नंबर 5 ये कहता है कि अगर किसी संविदा में संविदा की गई और उस संविदा के बारे में एक्सप्रेस रूप से कुछ बातें लिखी तो नहीं जाती, लेकिन कस्टम के आधार पर उन बातों को संविदा में वेस्टेड या निहित माना जाता है। तो जो वो प्रथाएं हैं जो संविदा में लिखी नहीं गई हैं, लेकिन ये मान्यता है प्रथा के आधार पर कि संविदा में ये बातें तो अमूमन क्या होती हैं, शामिल, तो उनका भी एविडेंस दिया जा सकता है भले वो संविदा में लिखी न गई हो। ये कहाँ बताया गया है, 92 के प्रोविजो नंबर किस में, 5 में। भाई देखिए कुछ आपका बता दिया जाए, सूचना दे दी जाए, कुछ स्वास्थ्य उतना सही नहीं है और आपका किसी तरह खींचकर पढ़ाया गया, तो भाई अगला क्लास आज जो जूरिस्प्रूडेंस का है वह नहीं चल पाएगा, कल आपका क्लास जूरिस्प्रूडेंस का चलेगा। मैंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आज का जो क्लास है थोड़ा पहले ही छोड़ा जा रहा है और जूरिस्प्रूडेंस की जो क्लास है आज ऑफ रहेगी, कल चलेगी। तो कल निर्धारित समय से 13 को तोड़ दिया जाएगा और 13 समाप्त हो जाएगी, जल्दी है 10 मिनट में। तो 14 और 15 को देखा जाएगा जो अति महत्वपूर्ण है। आपको सूचना भी दे दी जाए कि जो सेक्शन 32 तक के प्रावधान है, एविडेंस पढ़ाने में आधा समय जो है वह 32 तक लग जाता है, आधा समय, और उसके बाद 33 से जो उड़ान भरना है उसमें कम समय लगता है, क्योंकि और क्वेश्चन भी खूब मेंस ऑन से प्री में इत्यादि में इधर से ही आते हैं। 30-40%, 40-50% जो क्वेश्चन हैं लगभग इधर से आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि भाई तमाम नई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो बेयर एक्ट और किताब में जल्दी मिलना मुश्किल है। तो आपका जूरिस्प्रूडेंस की क्लास आज आप रहेगी। धन्यवाद।